और ठीक 1:25 पर ये जहाज अपनी उड़ान भरता है। मगर यहाँ पर एक ऐसी अनयूजुअल चीज होती है और जहाज चलने के 20 मिनट बाद ठीक 1:45 पर एक जोरदार धमाका होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 28 अप्रैल साल 1988 को एक जहाज अलोहा एयरलाइन 243 अपनी उड़ान भरता है। ये बहुत ही एक अच्छा दिन होता है। दोपहर के टाइम धूप निकली होती है और यहाँ अक्सर लोग सैर तफरी के लिए आए होते हैं। ये जहाज हवाई के शहर हीलो से होनोलुलु तक जाना था और ये जहाज यहाँ का लोकल एयरलाइन थी, जिसकी वजह से इसका दुरानिया सिर्फ 35 मिनट का था और इसकी वजह से ही ये जहाज सुबह से 8 दफा उड़ान भर चुका था। जैसा होना चाहिए था सब कुछ वैसा ही चल रहा था। पैसेंजर्स को जहाज में बोर्ड किया जाता है और जहाज का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और ठीक 1:25 पर ये जहाज अपनी उड़ान भरता है। और मगर यहाँ पर एक ऐसी अनयूजुअल चीज होती है। एक पैसेंजर जब जहाज में बैठने लगती है तो वो जहाज की बॉडी पर देखती है कि एक शीट जो रिवेट के साथ अटैच है वो उसमें क्रैक हुआ होता है। वो इस बिना पर इस गलती को छोड़ देती है कि वो सोचती है कि ये एक बहुत अच्छी एयरलाइन है और ये जहाजों की रोजाना इंस्पेक्शन करते होंगे। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो नोटिस कर लेते। वो घबराते हुए किसी को नहीं बताती और यही गलती हमारी कहानी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जहाज चलने के 10-15 मिनट बाद ही एयर होस्टेस पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करने लगती है और अभी तक सीट बेल्ट का निशान नहीं हटा था। ये अक्सर उस वक्त तक हटता है जब जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक पहुंचता है और इस जहाज का क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फुट था। और जहाज चलने के 20 मिनट बाद ठीक 1:45 पर एक जोरदार धमाका होता है और तमाम पैसेंजर इसकी तेज आवाज सुनते हैं और इनको सांस लेने में भी मुश्किल हो जाता है और सामान इधर उधर गिरने लग जाता है। टोटल कंफ्यूजन और क्योस, कुछ समझ नहीं आता। ये देखते हैं कि जहाज का ऊपर वाला हिस्सा और खिड़कियां गायब हैं और क्योंकि जहाज का 35 स्क्वायर फुट हिस्सा इस जहाज से अलग हो गया था। केबिन को हमेशा प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम इतनी बुलंदी पे नॉर्मल सांस ले सके। अगर जहाज का प्रेशर सिस्टम खराब हो जाए तो हम ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करते हैं। आपने सेफ्टी ब्रीफिंग में सुना ही होगा, इफ इवेंट लॉस द केबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप। इन ऑक्सीजन मास्क में से 10 से 15 मिनट का ही सांस होता है और जिसमें पायलट को जहाज को 10,000 फुट तक नीचे लाना होता है, जिसमें आम इंसान सही तरीके से सांस ले सके। और फ्लाइट 243 में ऑक्सीजन मास्क नीचे तो टपके मगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि धमाके की वजह से ये ऑक्सीजन मास्क खराब हो चुके थे और लोगों को हाइपोक्सिया का खतरा बढ़ गया। ये वो कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन सही ना मिलने की वजह से इंसान बेहोश भी हो सकता है और मर भी सकता है। एकदम कंफ्यूजन हो जाती है और 1-2 मिनट में इंसान बेहोश हो जाता है। इस जहाज में कुल 3 एयर होस्टेस होती है। पहली मिचेल हॉन्डे जो रो नंबर 15 के पास खड़ी है और कॉकपिट से बात करने की कोशिश करती है मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। और दूसरे नंबर पे सीबी लॉन्सिंग जो रो नंबर 5 के पास खड़ी है और पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही होती हैं। वो इस धमाके की वजह से वो भी इस जहाज से बाहर गिर जाती हैं। और तीसरे नंबर पे जेन सांटा जो रो नंबर 2 के पास खड़ी है वो एक लगेज लगने से जमीन पे गिर जाती है। अब सिर्फ एक एयर होस्टेस बची है, मिचेल हॉन्डे, जो घबराहट और परेशानी से पैसेंजर्स को पूछ रही होती हैं कि आपको जहाज चलाना आता है, क्या आपको जहाज चलाना आता है, क्या आपको जहाज चलाना आता है। पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप जहाज भी हम चलाएंगे, अगर इस जहाज के पायलट को कुछ हुआ है तो हमारा प्लेन तो क्रैश हो जाएगा। मिचेल हॉन्डे रेंगते हुए आती है और देखती है कि जेन सांटा के सर पे लगेज लगने की वजह से खून निकल रहा है। अब चंद ही मिनट बचे हैं जब तमाम पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे क्योंकि वो इस ऑक्सीजन के अलावा तेज हवाओं को भी सह रहे थे और इस वक्त मौसम -45 था। अगर ऑक्सीजन मिल भी गई तो ज्यादा देर तक जिंदा ना रह सकेंगे क्योंकि अक्सर लोगों ने निकर्स और शर्ट्स पहनी हुई थी क्योंकि हवाई एक
ऐसी ट्रॉपिकल जगह है जहां लोग अक्सर बीचेस और जंगलों को देखने आते हैं। इसकी वजह से वो इस मौसम के लिए तैयार ना थे। मिचेल हॉन्डे कॉकपिट से रिव्यू करती हैं, मगर इनको कोई जवाब नहीं मिलता। इन सब खतरों में से एक अच्छी बात यह थी कि पायलट अभी जिंदा थे, और पायलट जिंदा ही नहीं बल्कि इनका ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहा था। फ्लाइट संभाले हुए थे 44 साल के रॉबर्ट शॉम्सथाइमर, जो कि एक्सपीरियंस पायलट थे और पिछले 11 साल से अलोहा एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे। इनके साथ 36 साल की मिनी टॉम्किंस थी। जब ये धमाका हुआ तो इन दोनों पायलट ने पीछे मुड़ के देखा और देखा जहाज की छत गायब है, और इन्होंने जहाज को इमरजेंसी डिसेंट करने की कोशिश की और 5000 किलोमीटर पर आवर से ये 4000 मीटर पर मिनट तक पहुंचे। नोज वाला हिस्सा 1 मीटर तक नीचे आ जाता है, और अब जहाज का कैबिन और कॉकपिट जहाज के जमीन वाले हिस्से से जुड़ा होता है। और मिनी टॉम्किंस होनोलुलु में कांटेक्ट करके कहती है कि जहाज को होनोलुलु के बजाय मावे मोतालो वो ज्यादा करीब है। मिनी टॉम्किंस तमाम सिचुएशन का बताती है, और अभी जहाज को फटे हुए 3 ही मिनट हुए थे कि पायलट इस जहाज को 24,000 फुट से 14,000 फुट की बुलंदी तक ले आते हैं, और तमाम पैसेंजर्स यहां आराम से सांस ले सकते हैं। तमाम लोग हाइपोक्सिया के खतरे से बच जाते हैं, और मिनी टॉम्किंस मॉय में कांटेक्ट करके कहती है कि हमें आपकी तमाम इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तकरीबन 1 मिनट बाद जहाज 10,000 फुट की बुलंदी पे आ जाता है। यहां इन्हें एक और मुसीबत सामने आती है। 10,000 फुट की बुलंदी पे एक चट्टान नजर आती है जिसका नाम हेलेकाला समुई है। पायलट जहाज की स्पीड को 500 नॉट पे, 270 नॉट पे, 240 नॉट पे, 210 नॉट पे, 200 नॉट, 170 नॉट की स्पीड पे जहाज को टर्न करते हैं। यहां पैसेंजर्स को रियलाइज होता है कि पायलट अभी जिंदा है और इनकी जान में जान आती। सक्सेसफुली अभी इस मुसीबत से निकले ही थे कि लैंडिंग के वक्त मिनी टॉम्किंस ने लैंडिंग गियर्स को ओपन किया, और इस जहाज के 3 सेट ऑफ व्हील होते हैं, 2 पीछे और 1 आगे। पिछले 2 व्हील्स को मेन गियर कहा जाता है और अगले व्हील को नोज गियर कहा जाता है। इस जहाज के मेन गियर सक्सेसफुली रिलीज हो जाते हैं, मगर नोज गियर अभी तक रिलीज नहीं होता। तो ऐसी सूरत में अगर लैंडिंग कराई जाए तो इसको बेली लैंडिंग कहते हैं। तो पायलट्स डरे हुए थे कि अगर बेली लैंडिंग कराई जाए तो इस जहाज का पहले ही एक छत गायब है, तो अगर कोई बेली लैंडिंग कराई गई तो इसमें कोई खतरा हो सकता है या फ्यूल टैंक में धमाका भी हो सकता है। इसके अलावा कोई चारा भी ना था। तमाम पैसेंजर्स घबराए हुए थे। पायलट देखते हैं कि जहाज का लेफ्ट विंग वाला हिस्सा फेल हो चुका है। मिनी टॉम्किंस मॉय में खबर करती हैं कि हमें आपकी तमाम इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। नीचे से एक बंदा बाइनोकुलर से देखता है कि नोज गियर सक्सेसफुली रिलीज हो गया है। वो इस खबर को पायलट्स को बताता है। पायलट्स खुशी से कहते हैं कि अब हमें बेली लैंडिंग नहीं करानी पड़ेगी, और ठीक 1:58 पे 3 मिनट 42 सेकंड के बाद ये जहाज सक्सेसफुली लैंड करता है, और तमाम पैसेंजर्स पायलट्स को शाबाशी देते हैं कि वो उसने कितनी अच्छी तरीके से इस जहाज को लैंड कराया। पैसेंजर ऐसे हैं जिनको कोई भी इंजरी नहीं होती। मिचेल हॉन्डे जहाज से उतरकर जब पैसेंजर्स को गिनती है तो तमाम पैसेंजर्स सही सलामत जिंदा होते हैं, मगर उनमें एक एयर होस्टेस सीबी लॉन्सिंग जब धमाका होता है तो वो उसके साथ उड़ जाती है। बाद में इन्हें बहुत सर्च करने की कोशिश की जाती है, मगर वो किसी समुंदर में गायब हो जाती हैं। बच्चे, इसका क्रेडिट एक टेक्निकल इक्वायरमेंट को देना पड़ेगा, वो है सीट बेल्ट। जब जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो उस वक्त सीट बेल्ट का साइन ऑन था, और अगर रो 4 से 7 तक के लोगों ने सीट बेल्ट ना पहनी होती तो वो भी इस धमाके के साथ उड़ सकते थे। अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन की कि आखिर ये इंसिडेंट क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात थी। इन्होंने बताया कि इस जहाज के 89,680 फ्लाइट साइकिल्स और 34,496 फ्लाइट आवर्स हो चुके हैं, और इस जहाज के बॉडी कमजोर हो चुकी है फटीग और क्रूजन की वजह से। जब ये जहाज हवा में होता है तो ये एक्सपैंड करता है और
प्रेशर कैबिन होने की वजह से जहाज जब जमीन पे होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से ही बॉडी कमजोर हो चुकी थी। बोइंग ने जो फर्स्ट बैच एयरप्लेन 737 बनाया उसमें बाद में कुछ गलतियां मिली। जब जहाज हवा में होता है तो मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से पानी की वजह से बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं और जो एपॉक्सी ग्लू लगाई होती है वो डिग्रेड होकर मेटल कोल्डिंग करना शुरू कर देता है। साल 1972 से ही बोइंग ने मेटल को शीट को जोड़ने के लिए हॉट बॉन्डिंग का इस्तेमाल किया, जिसमें हीट और प्रेशर की मदद से मेटल शीट को जोड़ा जाता था। हॉट बॉन्डिंग का इस्तेमाल तो साल 1972 से ही शुरू हो गया था, तो इसका हादसा तो 16 साल बाद साल 1988 में हुआ। तो इस इंसिडेंट का ब्लेम एयरलाइन पर आता है कि उसने इतने पुराने जहाज क्यों इस्तेमाल किए। बोइंग ने तो मेन बॉडी के लिए टियर बनाया था जो 10 बाय 10 इंचेस पर स्क्वायर का था और जो 25 हिस्सों पर लगाया गया था कि अगर जहाज फटता है तो सारा जहाज तबाह ना हो। लेकिन अलोहा एयरलाइन 243 की हालत इतनी खराब थी कि उसमें इतने क्रैक थे कि क्रैक की वजह से वो टियर भी सही तरह काम ना कर सका। इस फाइनल रिपोर्ट पे इस हादसे के पीछे 3 पॉइंट्स बताए गए। पहला, अलोहा एयरलाइन मैनेजमेंट प्रोग्राम ने इसे सही मेंटेनेंस नहीं की और इसकी इंस्पेक्शन और क्वालिटी को सही असेस नहीं किया। दूसरा, अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाया गया कि इन्होंने जहाज की सही तरह इंस्पेक्शन क्यों नहीं की। हालांकि बोइंग ने भी कहा था करनी चाहिए और FAA ने भी कहा था कि क्रैक्स को ढूंढने के लिए न्यू टेस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाए, जिसमें करंट के जरिए मेटल को ले जाकर छोटे छोटे क्रैक्स को फाइंड किया जाए ताकि जो कि एक इंसानी आंख से नहीं देखे जा सकते। तीसरा और आखिरी पॉइंट, बॉन्डिंग टेस्टिंग में भी खराबी पाई गई जिसे FAA और बोइंग ने हल्का लिया। यह जहाज 20 साल चलाने के लिए बना था, जिसमें 51,000 फ्लाइट और 75,000 फ्लाइट साइकिल्स बनते थे और अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 के अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन ये जहाज छोटी छोटी फ्लाइट लेता था जिसकी वजह से इसके 90,000 फ्लाइट साइकिल्स बने थे। और बोइंग ने तो बताया था कि इस जहाज की मुद्दत 75,000 फ्लाइट साइकिल्स थी, जिसकी वजह से ये जहाज क्रैक हुआ था। इसके बाद एक अच्छी बात साबित हुई कि तमाम जहाजों की इंस्पेक्शन की गई और इन तमाम जहाजों में क्रैक्स थे, उन सब को ठीक किया गया। और इस फ्लाइट के बाद जो पैसेंजर्स बचे हैं उनकी कोई एक वीडियो है, वो आप सुनिए ताकि आपको समझ आ सके। Around 2 in the afternoon on April 28, 1988, Aloha Airlines Flight 243 makes an emergency landing at Kahului Airport on Maui. What really got us was people strapped in the seats, not moving. They're just arms dangling in the air, hair flying in the wind. The top of the Boeing 737 peeled back like a canned good, turning the plane into a convertible. The plane had left Hilo and was heading to Honolulu when about 20 minutes into the flight, there was what sounded like an explosion. I thought this was it because I thought we lost the pilot and everything because from my angle I only saw sky. Then I looked to my other side with my right side and no walls. I looked at my feet and I noticed that right next to my feet was just an exposed area and I could see the ocean below me. I was working in my seat in the back of the Aloha Airlines and all of a sudden there was this loud noise. I heard an impact, looked up and I saw that the plane was falling apart up in the front. Thought we were done. Flight attendant Clarabelle C.B. Lansing was sucked out of the plane. She had been with Aloha Airlines for 37 years. From what I gathered, talking to people afterwards, a few people saw her trying to grab the intercom, maybe to tell them what to do. The plane had been about 15 miles south of Maui, 24,000 feet in the air, when the pilot reported a rapid loss of pressure that ripped open the plane's body. Then I grabbed a piece of paper and wrote my notes, the last notes, and said goodbye to my family. I personally thought we were all gone. There's no panic or yelling or screaming. You know, people just put on their life vests and put our heads down. The plane landed at Kahului Airport about 10 minutes later. 60 people were taken to the hospital.
Lansing's body was never recovered. The hearts of the entire Aloha Airlines family go out to those who were injured and to their families, and in particular to the families of Mrs. Lansing. She's a very sweet lady, easy to work with, and she'll be very much missed. It's a terrible thing. The other 4 crew members survived, as well as all of the 89 passengers, thanks to Captain Bob Schornsteimer and First Officer Mimi Tompkins. The way the plane was and the way he landed it was so perfect that if there's one mistake, the thing could have just broke right in half. Mostly skill and partly luck, a major disaster averted. Certainly a day people in Hawaii won't ever forget. Part of a reason why a Southwest engine blade broke off earlier this month. It happened mid-flight, cracking a window open and causing a passenger to be partially sucked out. Others on the plane pulled her in, but she died from her injuries. Southwest promised a safety review of its fleet since that accident. Meanwhile, the company is still undergoing a federal review on whether its planes are able to safely fly to Hawaii from the mainland. We learned today that Southwest plans to fly to Lihue, Honolulu, Kahului, and Kona from a, quote, California gateway city, but still no mention of flying inter-island yet. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।